चलो जी, करंट टैक्स बस बहुत है, डेफर्ड टैक्स। अच्छा, डेफर्ड टैक्स का ना मैं आपको 2-3 एग्जांपल से कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर क्योंकि जीरो से नहीं बता रहा डेफर्ड टैक्स का, आपको पहले आइडिया है, रिकैप सारा दे रहा हूं, लेकिन चूंकि जीरो से नहीं कॉन्सेप्ट उठा रहा तो 2-3 मिनट के बाद मैं आपको डायरेक्टली एक कैलकुलेशन अप्रोच पे ले जाऊंगा। पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 2-3 एग्जांपल ले रहा हूं, 4 ले लूंगा चले। डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। हमने कोई एसेट 2023 में किराए पे दिया था, बस कुछ महीनों, कुछ साल के, 1 साल के लिए किराए पे दिया था, चले दिया वो 2023 में था, लेकिन किराया मिला हमें 2024 में। टैक्स वालों ने कहा है कि हम इस रेंट इनकम को टैक्स करेंगे कैश बेसिस पे, और टैक्स रेट 30% है, और इस रेंट के अलावा दो 2023 में हमने प्रॉफिट कमाया था 1 लाख, और 2024 में हमने प्रॉफिट कमाया 1,30,000। इसकी रिक्वायरमेंट है मुझसे एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स फॉर 2023 भी और 2024 भी। सवाल लिखे फिर मैं इधर सॉल्व करता हूं। हम लोग 2000 इस 20,000 को 2023 में इनकम मानेंगे कि 2024 में? हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में 23 में, यानी हमारी इनकम स्टेटमेंट में 2023 का पीबीटी बन जाएगा 150 नहीं 120,
क्योंकि हमारे हिसाब से ये 2023 की इनकम है तो हम उसको 2023 में लेंगे। पीबीटी में से माइनस होगा टैक्स, और अब आज बता दिया कि टैक्स दो होते हैं, करंट और डेफर्ड। करंट के लिए कर लेते हैं वर्किंग 2024-2023, पीबीटी 130 120। टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचना है। हमने रेंट इनकम मानी हुई है 2023 में, टैक्स वालों ने उसको कैश बेसिस पे चलाना है, तो जो अकाउंटिंग इनकम है वो कर देते हैं एड बैक, और जो टैक्स वालों के मुताबिक रेंट बनता है वो डाल लेते हैं, एड बैक नहीं सॉरी लेस। हमने रेंट इनकम कब मानी है, यहां से निकाल देते हैं। टैक्स वालों ने उसको इनकम कब मानना है, यहां डाल लेते हैं। तो टैक्स प्रॉफिट बन गया 150 और 100, और टैक्स 30% 45,000 और 30,000, तो करंट टैक्स हो गया 40 और 30। ये जो रेंट इनकम है 20,000 की, टैक्स वालों को इसकी अमाउंट पे एतराज है, मतलब टैक्स वालों ने इस पे टैक्स ही नहीं लगाना है, टाइमिंग का फर्क है। हम उसको इनकम मान रहे हैं 2023 में, जबकि टैक्स वाले टैक्स लगा रहे हैं 2024 में। टैक्स वालों को हम इतना ही टैक्स देंगे जो टैक्स रूल्स के मुताबिक बनता है, इसको करंट टैक्स कहते हैं। लेकिन ऐसा करने से हमारी इनकम स्टेटमेंट की मैचिंग हो गई खराब। ये जो 20,000 रुपए की रेंट इनकम है, इस पे टैक्स है, टैक्सेबल है ना ये? कितना टैक्स पड़ रहा है इस पे? 6,000। कैलकुलेटर की जरूरत है, 20,000 रुपए पे 30% लगाने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया और आंसर क्या आ गया, 6,000। तो इस पे 6,000 का टैक्स है, लेकिन इस वक्त अगर इनकम स्टेटमेंट की शक्ल देखें तो वो 20,000 एज एन इनकम कहां है, 23 में, और उस पे जो टैक्स पड़ रहा है वो कहां है, 4 में। यानी इनकम इधर है, उस पे पड़ने वाला टैक्स यहां है, मिसमैच हो रहा है। जहां इनकम है टैक्स एक्सपेंस भी वही होना चाहिए। तो हम टैक्स वालों से तो झगड़ा नहीं करेंगे, करंट टैक्स यही रहेगा, लेकिन डेफर्ड के नाम से हम इस 6,000 को यहां से वहां शिफ्ट कर देंगे, ताकि वो जो मिसमैच हो रहा है वो ठीक हो जाए। इनकम यहां है तो उस पे पड़ने वाला टैक्स ऑफिशियली यहां आ रहा है, तो डेफर्ड टैक्स का इस्तेमाल होगा इसको यहां से वहां शिफ्ट करने के लिए। कोई एंट्री होगी जो यहां पर टैक्स एक्सपेंस बना रहा होगा और यहां पर टैक्स एक्सपेंस निकाल रहा होगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री टाइप होगी, जिस तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्रूड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट होती है, कुछ उस तरह से समझ लें। ये प्रीपेड एक्रूड टैक्स नहीं है, ये सिर्फ मैचिंग पूरी करने के लिए है। जब इनकम यहां है तो उस पर टैक्स या तो पढ़ना ही ना होता ना, टैक्स तो पड़ रहा है, तो मिसमैच ये हो रहा है कि इनकम यहां है जबकि उस पर ऑफिशियली टैक्स यहां पड़ रहा है, जिस 45 के अंदर शामिल है। तो ये करंट टैक्स है, करंट टैक्स तो यही है, इस पे हम टैक्स वालों से कोई लड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारी मैचिंग खराब कर रहा है वो हम खुद डेफर्ड के नाम से एडजस्ट कर लेंगे। ये डेफर्ड टैक्स की जिंदगी का मकसद है। तो इससे हमारा टोटल जो प्रॉफिट बना 39,000 36,000, तो पैट हो गया 91। जी 6,000 प्लस माइनस सही समझ बात। चले 3 एग्जांपल्स और बताता हूं।
जी नोटेड सोल्यूशन। अब एक्सपेंस डाल दिया मैंने। जी सवाल नोटेड। अब इस मिसाल में डालना है मैंने एक्सपेंस। हम इसको किस साल की इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस लें? 2023 में। तो 2023 का फिर सही पीबीटी हो जाएगा 75 की बजाय। कैलकुलेटर की जरूरत है। 2024 में 94। टैक्स वाले इसको अलाउ कर रहे हैं कैश बेसिस पे, तो अकाउंटिंग की फिगर हम कर देते हैं एड बैक और टैक्स वाली फिगर कर देते हैं लेस। हमने एक्सपेंस किस साल में माना है? 23 में। यहां कर देते हैं एड बैक और टैक्स वालों ने डिडक्शन कब देने? 24 में। 84 75 टैक्स रेट 30 25 200 और यहां क्या मिसमैच हो रहा है? एक एक्सपेंस है जो हमें टैक्स बचा कर दे रहा है। करंट टैक्स तो हमने गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक निकाला और गवर्नमेंट को दे भी देंगे, लेकिन मिसमैच ये हो रहा है कि ये जो 10,000 रुपए का एक्सपेंस है ये कहां है? इधर। और ये जो टैक्स बचा कर दे रहा है वो टैक्स बचत किधर शो हो रही है? इधर। तो वो जो टैक्स बचत है वो जिस 10,000 एक्सपेंस की है वो 10,000 एक्सपेंस यहां है, जबकि उसकी टैक्स यहां है। ये जो मिसमैच क्रिएट हो रहा है करंट में तो जो हो गया सो हो गया। डेफर्ड को कैसे यूज करें इस मैचिंग को ठीक करने के लिए? 10,000 यहां है, 10,000 कितना टैक्स बचा के दे रहा है? 3,000। वो बचत इधर है, मैचिंग करना है तो उस बचत को यहां से वहां शिफ्ट करना है। तो क्या प्लस क्या माइनस? यहां ले आएंगे 3,000 की बचत, यहां से उठा लें। तो डेफर्ड टैक्स का इन दो सवालों से कॉन्सेप्ट ये बताया है कि अगर इनकम या एक्सपेंस एक पीरियड में रिकॉग्नाइज्ड है
और करंट टैक्स की कैलकुलेशन में उसका टैक्स इफेक्ट किसी और पीरियड में आ रहा है, तो करंट टैक्स में तो इधर उधर हो गया। डेफर्ड टैक्स की गाड़ी में उस इधर उधर हुए को हम मिला देते हैं अपने रिलेटेड इनकम एक्सपेंस। चलिए एक डेप्रिसिएशन की मिसाल ले लेते हैं। फिलहाल हाँ ऐसा ही है, नहीं ये नोट में आगे बताऊंगा, डिस्क्लोजर बताऊंगा ना तो बताऊंगा कि क्या अभी इन दोनों सवालों में अगर पीबीटी पे टैक्स रेट लगा लें तो ये बन जाएगा। ये क्यों है और क्या हमेशा ऐसे होगा, ये चीज डिस्क्लोजर में बताऊंगा। जी सवाल नोटेड।
अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है हर साल 16,000, तो 2022 का पीबीटी का बना 64,000, 2023 का पीबीटी 74,000, 2024 का पीबीटी 84,000। $84, $74 और 64। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस। 16,000 एड बैक कर देते हैं और टैक्स डेप्रिसिएशन कर देते हैं लेस। अच्छा, ये आपको हेल्प देगी चीज। इस डब्बे का टोटल देखें क्या, टैक्स प्रॉफिट बन गया 93, 70, 59। करंट टैक्स 27, 21,000, 177,333। अगर पहली दो एग्जांपल से डेफर्ड टैक्स कुछ पल्ले पड़ा है तो करें कैलकुलेट। 22, 23, 24 में कितना। पीबीटी पे रेट लगा के बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना, और किसी तरीके से देखें। जी एफर्ट्स डन 2024 में
2024 में कितना? 1500। 2024 पूछ रहा हूँ। 2700 पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव 2700। 2023 में पॉजिटिव नेगेटिव? 22 में पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझ आता कोई बात नहीं, आपने सवाल ऐसे करना ही नहीं होगा। आपको अगर फिगर समझ आ रही है तो बहुत है, अभी प्लस माइनस का कोई मसला नहीं। सवाल सॉल्व करने के लिए ये तो करना नहीं होगा, सवाल तो मैं एक टेबुलर वर्किंग से कराऊंगा और फिर प्लस माइनस खुद ही हैंडल हो जाएगा। अभी सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि आप अमाउंट समझ सकें। 2022 में हमने 16,000 का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया है अपनी फाइनेंशियल में, तो टैक्स बचत भी कितने पे आनी चाहिए? 16 पे। टैक्स वालों ने 21,000 पे बचत दे दी है। नहीं, अभी नहीं चाहिए। 5,000 रुपए टैक्स वालों ने ज्यादा डिडक्शन अलाउ कर दी, अभी फिलहाल नहीं चाहिए हमें, तो उसकी बचत हमने रिवर्स कर दी 5,000 की 1500। 23 में भी ऐसा हुआ, हमने एक्सपेंस बनाया 16,000 का, मैचिंग बनती है इसी की टैक्स बचत। टैक्स वालों ने 20,000 डिडक्शन अलाउ कर दी, टैक्स वालों ने 4,000 ज्यादा अलाउ कर दिया, नहीं अभी भी नहीं चाहिए बचत, 4,000 पे टैक्स की बचत रिवर्स कर दी। यहां चाहिए 16,000 हमने एक्सपेंस बनाए हैं, 16,000 रुपए पे टैक्स बचत आनी चाहिए। टैक्स वाले सिर्फ 7,000 पे अलाउ कर रहे हैं। क्यों सिर्फ 7 पे अलाउ कर रहे हैं? वो पहले अलाउ कर चुके हैं, तो वो जो पहले अलाउ कर चुके थे हमें तब नहीं चाहिए, अब चाहिए। तो हमें 9,000 रुपए पे टैक्स बचत और चाहिए, वो टैक्स बचत हमने खुद ले ली और वो हमने पिछले सालों से यहां शिफ्ट की। तो इन 3 मिसालों से डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट यह है कि जो एक्सपेंस और इनकम हम जिस साल में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसका टैक्स इफेक्ट उसी साल में आना चाहिए। अगर करंट टैक्स के डिफरेंट रूल्स की वजह से वो इधर उधर चला गया है तो उसको इधर उधर से लाके रिलेटेड इनकम एक्सपेंस से मैच कराना, ये डेफर्ड टैक्स के जिम्मे। टू 200 22,200 19,200, तो पैट बन गया 588 00 51 44 800। चलिए एक मिसाल और देख लें।
हाँ जी, हमने डिविडेंड इनकम किस साल में लेनी है? 23 में। तो 23 का पीबीटी हो जाएगा 95 और 24 का 86। टैक्स वालों ने इसको कहा है एग्जेम्प्ट, तो एग्जेम्प्ट इनकम प्रॉफिट में से निकाल लेते हैं। टैक्स जी बताएं, डेफर्ड में क्या लिखूं? 6000 कहां लिखूं? इधर के इधर? यहां लिखूं प्लस? हाँ जी, माइनस प्लस? पिछले 3 एग्जांपल से मैंने ये सिखाने की कोशिश की थी कि डेफर्ड टैक्स की जिंदगी का मकसद है कि जो इनकम और एक्सपेंस किसी और पीरियड में है और उसका टैक्स किसी और पीरियड में गिर गया, वहां से शिफ्ट करके इनकम एक्सपेंस से मैच करवाना है। यानी समझ लें कि डेफर्ड टैक्स का काम है बिछड़े हुए को मिलाना। तो जिसका कोई बिछड़ा हुआ ही नहीं है तो फिर डेफर्ड टैक्स का काम नहीं है वहां पर। इस 20,000 पे टैक्स है, जब इस पे टैक्स है ही नहीं तो फिर डेफर्ड टैक्स ने क्या करना है आगे? डेफर्ड टैक्स का काम है मैचिंग पूरी कराना, और मैचिंग भी उनकी जिनका टैक्स है लेकिन वो किसी और ईयर में गिर गया है जाके, तो उसको उस किसी और ईयर से उठा के उस ईयर में लाना है जहां पर वो रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस मौजूद है। लेकिन जिस इनकम और एक्सपेंस का टैक्स इफेक्ट ही नहीं है तो वहां डेफर्ड टैक्स की सर्विसेज की भी कोई जरूरत नहीं है। तो इन 4 मिसालों की कंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जिन आइटम्स पे टैक्स इफेक्ट है लेकिन वो आइटम्स किसी और पीरियड में है और उनका टैक्स इफेक्ट करंट टैक्स में शामिल किसी और पीरियड में आ रहा है, तो डेफर्ड टैक्स क्या करेगा? उनके टैक्स इफेक्ट को जिस पीरियड में वो करंट टैक्स के अंदर आ रहा है वहां से उठा के उस पीरियड में शिफ्ट करेगा जहां वो रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस मौजूद है। लेकिन जिन आइटम्स का टैक्स इफेक्ट ही नहीं है उनके लिए डेफर्ड टैक्स भी कुछ नहीं है। ये इस कॉन्सेप्ट की कंक्लूजन है। वो आइटम्स जिनका टैक्स इफेक्ट है, टैक्स इफेक्ट का मतलब है इनकम हो तो टैक्स पड़ेगा और एक्सपेंस हो तो टैक्स बचेगा। वो आइटम्स जिनका टैक्स इफेक्ट है लेकिन वो किसी और ईयर में करंट टैक्स में आ रहा है, वो इनकम एक्सपेंस किसी और ईयर में है और उसका टैक्स इफेक्ट किसी और ईयर में है, तो करंट टैक्स को नहीं छेड़ेंगे। डेफर्ड टैक्स का नाम इस्तेमाल करके क्या करेंगे? वो जो इधर उधर टैक्स पड़ा हुआ है उसको वहां से उठा के उस ईयर में ले आएंगे जहां पर उसकी रिलेटेड इनकम एक्सपेंस मौजूद है। ये डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट है। और जिन आइटम्स का टैक्स इफेक्ट है ही नहीं उन पे कोई डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं है। बस ये बात जुबानी याद हो गई है ना?
इन चारों सवालों की ना एक कैलकुलेशन की समरी, फिर मैं इसी से कल IS 12 का तरीका क्रिएट करूंगा, डिराइव करूंगा। अगर ये चारों सवाल एक बिजनेस के होते, अगर ये चारों सवाल किसी एक बिजनेस के होते, तो चले कोई एक सवाल ले लेता हूं। 2023 इस बिजनेस का टोटल डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितना होता? चारों, अगर एक ही बिजनेस के सवाल हो, चारों मिसालें, तो उस बिजनेस का 2023 का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितना है? सिर्फ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। हम्म 40 पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। और 2024 का? $50? 4200 पॉजिटिव है। और ये अभी जो आपको इन चार मिसालों से सिखाया, अगर हम डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर निकालना चाहें, अच्छा डेफर्ड टैक्स अराइज ही क्यों है? क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में टाइमिंग का फर्क है, इसलिए अराइज हो रहा है। ये जो मैं अभी एक तरीका बता रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन है। IS 12 का तरीका ये नहीं है। IS 12 वाला तरीका कल बताऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन है। और वो क्या है? वो ये है कि हम एक्सपेंसेस और इनकम्स लिखेंगे, उनकी अकाउंटिंग लिखेंगे, टैक्स फिगर लिखेंगे, इनमें डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस के ऊपर टैक्स रेट लगाएंगे, और जो आंसर आए वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस नेगेटिव होगा। इनकम और एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग फिगर, टैक्स फिगर, उनका डिफरेंस, उस डिफरेंस पे रेट, और जो आंसर आएगा वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा। अब जब हम लोग एक्सपेंसेस और इनकम्स पे डिफरेंस ले रहे होंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सपेंसेस पे डिफरेंस लेते हुए टैक्स फिगर में से अकाउंटिंग फिगर माइनस करनी है, वरना प्लस माइनस सही नहीं आएगा। और इनकम्स पे डिफरेंस लेते हुए अकाउंटिंग फिगर में से टैक्स फिगर माइनस करनी है। ये IS 12 का तरीका नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन कर रहा हूं। और यहां पर हमने इग्नोर आइटम्स दैट हैव नो टैक्स इफेक्ट, वो आइटम्स नहीं लिखनी यहां पर जिनका टैक्स इफेक्ट नहीं है।
अच्छा, अब इसको चेक करते हैं इन्हीं सवालों में से 2024 चेक कर लेते हैं। ये लिखे तो नोटेड। 2023 दिखा देता हूं, 2024 भी चेक करना हो तो कर लीजिएगा। पहली मिसाल में क्या थी? रेंट इनकम थी। 2023 कर रहा हूं मैं। 2023 में हमने इनकम मानी कि नहीं? हाँ, कितनी? 20,000। टैक्स वालों ने इसको 2023 में इनकम माना? नहीं। एग्जाम्पल 2 में क्या था? रेंट एक्सपेंस था। हमने 2023 में एक्सपेंस कितना माना? टैक्स वालों ने 2023 में नहीं। तीसरे में क्या था? डेप्रिसिएशन। हमने 2023 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना माना? 16,000। टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी थी? 20,000। चौथी मिसाल में डिविडेंड, उसका टैक्स इफेक्ट कोई है ही नहीं, वो यहां नहीं लिखा। डिफरेंस, दिस माइनस दिस, 10,000 नेगेटिव, दिस माइनस दिस, 4,000 पॉजिटिव, दिस माइनस दिस, 20 नहीं सॉरी दिस माइनस दिस, 20,000 पॉजिटिव। टैक्स रेट सब पे 30% ही है। 3,000, 1,200, 6,000। तो डेफर्ड टैक्स कॉन्सेप्चुअली बस कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि एक्सपेंसेस और इनकम्स ईयर, उनकी अकाउंटिंग रूल्स की फिगर, उनकी टैक्स रूल्स की फिगर, और उसमें डिफरेंस और डिफरेंस पे रेट, और रेट लग के जो आंसर आएगा वो डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर होगा। और अभी जिस बात पे क्लास एंड कर रहा हूं, कल उसी बात से स्टार्ट करूंगा। IAS 12 का जो रास्ता है वो एक्सपेंसेस और इनकम्स का रास्ता नहीं है। यहां पर हम एक्सपेंसेस और इनकम्स की फॉर द ईयर फिगर्स ले रहे हैं, अकाउंटिंग की, टैक्स की, उसका डिफरेंस वो भी फॉर द ईयर है, उस पर रेट लगा रहे हैं, वो भी फॉर द ईयर आ रहा है। IAS 12 का रास्ता एक्सपेंसेस इनकम्स की बजाय एसेट्स और लायबिलिटीज का है, और एसेट्स और लायबिलिटीज की अकाउंटिंग फिगर ईयर एंड की, टैक्स फिगर ईयर एंड की, डिफरेंस भी ईयर एंड का आएगा। उस पर जब टैक्स रेट लगेगा तो वो भी डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नामी चीज का ईयर एंड का बैलेंस आएगा। यही हरकत पिछले साल भी की होगी, और इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो वो यही 4200 आएगा। IAS 12 की अप्रोच एक्सपेंसेस इनकम्स की नहीं है, एसेट्स लायबिलिटीज की। चलिए ठीक है जी।